अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम मैट्रिक बोर्ड के उर्दू के पेपर के हवाले से बात करेंगे कि मैट्रिक के उर्दू के पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर किस तरह से हासिल किए जा सकते हैं, पर्चा हल करने का दुरुस्त तरीका क्या है, कौन से सवालात को पहले हल करना चाहिए और कौन से सवालात को बाद में हल करना चाहिए, और पेपर हल करने के दौरान टाइम मैनेजमेंट हमने किस तरह से करनी है। और ये सारी बातें मैं आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पर बताऊंगा और ये 100% दुरुस्त हैं। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, आप इस बात को जहन में रखें कि मैट्रिक के उर्दू के पेपर की अहमियत और इम्पॉर्टेंस किसी भी तरह से साइंस के मज़ामीन से कम नहीं होती, क्योंकि साइंस के मज़ामीन में नंबर लेना आसान होता है और वो जो साइंस के मज़ामीन में जो सवालात दिए जाते हैं उनके जवाब टू दी पॉइंट लिखने होते हैं और एक ख़ास पैटर्न पर उनके जवाब देने होते हैं। तो वहाँ से नंबर लेना, नंबर निकालना आसान होता है। उसके मुकाबले में जो मैट्रिक नाहम और दहम का जो उर्दू का पेपर होता है उसमें नंबर लेना इंतहाई मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर आपने जवाब देने के लिए, क्योंकि उनके जो सवालात के जो जवाबात होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं। ओपन एंडेड का मतलब ये है कि आपके सामने एक वसी मैदान है और आपने वहाँ पर खुल के खेलना है और टू दी पॉइंट जवाब वहाँ पर नहीं होते। मसलन अशार की तशरीह आपने करनी है या किसी मौजू पर मजमून लिखना है, तो वो आप अच्छा भी लिख सकते हैं, उससे अच्छा भी लिख सकते हैं और बेहतरीन भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने जवाब लिखने के लिए अच्छे अल्फाज का इंतखाब करना होता है, अच्छे जुमलों का इंतखाब करना होता है और आपने अशार की तशरीह और मजमून को मुअस्सर बनाने के लिए आपने मुख्तलिफ अहादीस और आयात कुरानी और अच्छे अशार का हवाला भी देना होता है। तो यहाँ पर आपके पास मवाद होना चाहिए। इसके अलावा आपने रमूज़ औकाफ का ख्याल रखना होता है और ग्रामर की गलतियों का भी ख्याल रखना होता है। तो इसलिए यहाँ से नंबर लेना मुश्किल होता है। तो इसलिए उर्दू की अहमियत किसी भी तरह से साइंस के मज़ामीन से कम नहीं है। इसमें नंबर कम आने की वजह यह है कि तलबा जो हैं वो साइंस की निस्बत उर्दू को बहुत ही कम अहमियत देते हैं और इसकी वजह यह बनती है कि आखिर में जाकर उर्दू में बहुत कम नंबर आते हैं, जिसकी वजह से हमारी टोटल जो नंबर जो है वो भी कम हो जाते हैं और नंबरों की परसेंटेज भी डाउन हो जाती है। तो इसलिए आप साइंस के साथ साथ उर्दू के मजमून को भी पूरी अहमियत दें और इसकी तैयारी भी अच्छी तरह से करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ और जानते हैं कि उर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने का तरीका क्या है और उर्दू के सवालात को किस तरह से हल करना चाहिए। पहला जो सवाल है वो तो मरूजी के हवाले से होता है और वो मरूजी सवाल जो है वो आपने कंप्यूटर शीट के ऊपर हल करना होता है, बबल्स फिल करने होते हैं, तो वो तो वहां पर कंप्यूटर शीट के ऊपर हो जाता है। उसके बाद जो सवाल नंबर 2 है वो है अशार की तशरीह। नज्म और गजल में से अशार दिए जाते हैं और उनमें से आपने 5 अशार की तशरीह करनी होती है। एक शेर के 2 नंबर होते हैं और टोटल नंबर ये इसके होते हैं 10। सवाल नंबर 2 के 10 नंबर होते हैं। तीसरा जो सवाल है वो असवाक में से 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं और हर एक पैराग्राफ के 5 नंबर होते हैं और आपसे कहा जाता है कि आप इस पैराग्राफ की तशरीह कीजिए और खदशुदा अल्फाज के मानी लिखें और साथ मतन का भी आपने हवाला देना होता है कि उस सबक का नाम क्या है और उसके मुसन्नफ का नाम क्या है। तो इन 2 पैराग्राफ की तशरीह के 10 नंबर होते हैं। सवाल नंबर जो 4 होता है वो सवालात के मुख्तसर जवाब का होता है। यहां पर आपने 5 सवालात के जवाब देने होते हैं और ये भी 10 नंबर का सवाल होता है और हर एक सवाल के दुरुस्त जवाब के 2 नंबर होते हैं। उसके बाद जो सवाल नंबर 5 होता है 10th के पेपर में वो होता है किसी सबक का खुलासा आपने लिखना होता है। दो असबाक के खुलासे दिए जाते हैं आपको, किसी एक सबक का आपने खुलासा लिखना होता है और इसके 5 नंबर होते हैं। सवाल नंबर 6 जो होता है 10th में उर्दू के पेपर में वो आपने मजमून लिखना होता है। किसी एक मौजू पर आपने मजमून लिखना होता है। पेपर में आपको 3 मौजूआत दिए जाते हैं, उनमें से किसी एक उन्वान पर, किसी एक मौजू पर आपने मजमून लिखना होता है और इस मजमून के 15 नंबर होते हैं।
सवाल नंबर जो 7 है और ये आखिरी सवाल होता है, ये तफहीम इबारत के हवाले से होता है, जिसको आप कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं। ये एक पैराग्राफ, तफहीम इबारत के लिए आपको एक पैराग्राफ वहां पर पेपर में दिया जाता है और उस पैराग्राफ के साथ ही एंड पर 5 सवाल लिखे होते हैं। आपने उस पैराग्राफ में से उन 5 सवाल के दुरुस्त जवाब देने होते हैं। तो इस तरह से ये आपका पेपर होता है। टोटल नंबर जो हैं वो 75 होते हैं। तो यहां पर ये आपका पेपर है, 7 सवालात हैं, जिनमें से एक मरूजी का आपने हल कर लिया। उसके बाद ये 6 सवालात हैं। यहां पर इन 6 सवालात में आपने देखना है कि कौन से सवालात जो हैं जिनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है और वहां से आप आसानी से नंबर हासिल कर सकते हैं। और वो सवालात हैं, अगर आप इसकी तरतीब को देखें अहमियत के हवाले से और नंबरों की इंपॉर्टेंस के हवाले से, कि सवाल नंबर 3 पैराग्राफ की तशरीह, सवाल नंबर 4 मुख्तलिफ सवालात के जवाब देने हैं आपने, और सवाल नंबर 7 तफहीम इबारत वाला जो सवाल है ये इंतहाई अहम सवाल है और इनमें से नंबर लेना भी दूसरे सवालात की निस्बत बहुत आसान होता है। तो इसलिए पेपर को हल करते वक्त ये जो 3 सवालात हैं ये आपने सबसे पहले करने हैं। इन तीनों सवालात के टोटल नंबर जो है वो 30 हैं और ये इंतहाई अहम सवालात हैं और आसान भी होते हैं अगर आपने याद किए हुए हों। तो इनमें से नंबर लेना दूसरे सवालात की निस्बत काफी आसान होता है। तो इसलिए ये 3 सवालात जो हैं ये आप सबसे पहले करें। उसके बाद चौथे नंबर पर मजमून मैंने रखा है जो कि 15 नंबर का होता है, और 5वें नंबर पर खुलासे को जगह दी है, और आखिर में मैंने जगह दी है अशार की तशरीह को। तो ये सवाल नंबर 2 है अशार की तशरीह, 5वां जो सवाल है ये खुलासा है, और सवाल नंबर 6 ये जो मजमून है। तो मजमून, सबक का खुलासा और अशार की तशरीह को, इन सवालात को आपने आखिर में रखना है। उसकी वजह यह है कि ये जो सवालात हैं, पैराग्राफ की तशरीह, सवालात के जवाब लिखना और तफहीम इबारत, इनमें से नंबर लेना भी आसान है और इनको हल करते हुए टाइम भी कम लगता है। तो इसलिए ये आपने पहले हल करने हैं। अगर आप टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो ये जो 3 सवालात हैं आपने इनको टोटल 55 मिनट देने हैं। 55 मिनट्स आप इन 3 सवालात के लिए रखें। पैराग्राफ की तशरीह 20 मिनट, सवालात के जवाब 20 मिनट, और तफहीम इबारत वाला जो सवाल है इसके लिए आप 10 से 15 मिनट ले सकते हैं। तो इस तरह ये जो 3 सवालात हैं इनको हल करने के लिए जो आपने टाइम मैनेजमेंट करनी है वहां पर आपने 55 मिनट्स अपने जहन में रखने हैं। तो ये 30 नंबर है, 30 मिनट के लिए आपने रख लिए 55 मिनट्स। उसके बाद ये जो 3 सवालात हैं मजमून, खुलासा और अशार की तशरीह, ये भी टोटल जो है नंबर जो बनते हैं ये भी 30 बनते हैं। लेकिन ये ऐसे सवालात हैं जिनमें से आपको नंबर कम मिलते हैं, गलतियां ज्यादा होती हैं, लिखना ज्यादा पड़ता है और नंबर भी कम मिलते हैं। तो इसलिए ये जो 3 सवालात हैं ये आपने एंड पर रखने हैं। आप इन तीनों सवालात में ये कर सकते हैं कि इन तीनों में से, यानी मजमून, खुलासा और अशार की तशरीह, इन तीनों को आपने एंड में रखना है। और ऐसा करें कि इन तीनों में से जो आपको बेहतर आता है, जिसका जवाब अच्छा आता है, वो आप पहले नंबर पर कर लें। इन तीनों में से जिसका जवाब आपको अच्छा आता है, आप समझते हैं कि इसका जवाब मुझे अच्छा आता है, वो आप इन तीनों में से पहले कर लें। उसके बाद उसको तरजीह दें जो बाकी 2 में से आपको बेहतर और अच्छा आता है। लेकिन यहां पर आप याद रखें कि आखिरी सवाल के लिए भी आपने टाइम जरूर बचाना है। किसी सवाल को आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप अगर कुछ लिखेंगे, कुछ ना कुछ लिखेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिल जाएंगे। तो यहां पर ये जो 3 सवालात हैं मजमून, सबक का खुलासा और अशार की तशरीह, इसके लिए मैंने 1 घंटे का टाइम रखा है। मजमून जो है इसके लिए 40 मिनट और इसके लिए आपको काफी लिखना पड़ता है, कम से कम 3 सफ़ात का मजमून होना चाहिए। तो अगर अच्छा आप मजमून लिखें तो ये 5-6 सफ़ात का हो सकता है, तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। मजमून में आप इस बात को जहन में रखें कि अगर आप किसी शेर का हवाला दे रहे हैं और आपको वो शेर अच्छी तरह से आता है, उसके मिसरे
बिल्कुल आपको सही तरह से याद है और आप दुरुस्त लिख सकते हैं तो फिर आप शेयर का हवाला दें, वरना आप शेयर का हवाला ना दें। जितने आप गलत वहां पर शेयर लिखेंगे आपकी गलतियां ज्यादा हो जाएंगी और आपके नंबर जो हैं वो काटे जाएंगे और खामखा इस तरह से गलत लिख के सफात को भरने से नंबर नहीं मिलते। तो इसलिए हमेशा आप वही शेर लिखें, उसी शेर का हवाला दें जो आपको सही तरह से आता है, उसके मिसरे हू बहू बिल्कुल जो कि शायर के असल मिसरे हैं, अगर आपको उस तरह से आता है तो आप फिर वो लिखें, वरना आप ना लिखें। तो इसके लिए 40 नंबर मैंने रखे हैं। जो सबक का खुलासा है उसके लिए ये 5 नंबर का होता है और इसके लिए मैंने 10 मिनट का टाइम रखा है। मजमून के लिए 40 मिनट और खुलासे के लिए 10 मिनट का टाइम रखा है। ये 5 नंबर होते हैं। अशार की तशरीह के भी 10 नंबर होते हैं, तो इसके लिए मैंने टाइम रखा है 15 से 20 मिनट कर लें। तो अशार की तशरीह भी आप टू द पॉइंट करें। अशार की तशरीह के, एक शेर की तशरीह के 2 नंबर होते हैं। अगर आप अच्छी तशरीह कर देते हैं, आधे पेज की, आधे पौने सफ़े की तशरीह बहुत होती है। खामखा इसको 1 सफ़ा 1.5 सफ़े की तशरीह लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आधे सफ़े की तशरीह लिखते हैं, उसमें किसी आयत या हदीस का हवाला देते हैं, अच्छी तशरीह लिखते हैं, आधे सफ़े की भी लिख देते हैं, तो आपको पूरे 2 नंबर मिल सकते हैं। तो इसलिए इसको खामखा लंबा करने की, एक 1.5 सफ़े की तशरीह करने की ज़रूरत नहीं है। उससे आप गलतियां ज़्यादा करेंगे। बेहतर यह है कि आप टू दी पॉइंट तशरीह करें। आधे सफ़े की आप अगर अच्छी तशरीह कर देते हैं तो आपको पूरे 2 नंबर मिल सकते हैं। तो इस तरह अशार की तशरीह जो है उसके लिए आप 15 से 20 मिनट रखें। जो पेपर का जो टाइम होता है मरूजी को निकाल के वो 2 घंटे और 10 मिनट होता है, तो 55 मिनट हमने दिए हैं। पैराग्राफ की तशरीह, सवालात के जवाबात और तफहीम इबारत को, ये 30 नंबर हैं, इनको हमने दिए हैं 55 मिनट। और ये जो 3 सवालात हैं, मजमून, खलासा और अशार की तशरीह, इनको हमने दिया है 1 घंटा और 5 मिनट। तो इस तरह से ये 2 घंटे बन जाते हैं। इसके बाद भी आपके पास 10 मिनट बच जाते हैं। वो आप क्या करेंगे कि इन सारे सवालात को हल करने के दौरान अगर कहीं पे कमी बेशी हो जाती है, कहीं टाइम ज्यादा लग जाता है, तो उन 10 मिनट्स को आप वहां पर मैनेज करेंगे। तो इसके अलावा जो बहुत ही जरूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो चंद बातें हैं वो आप जरूर जहन में रखें। इससे आपको पेपर हल करने में भी आसानी होगी और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। तो जो पहली बात है वो बहुत ही जरूरी है कि ये जो सवाल नंबर 4 होता है, सवालात के आपने जवाबात लिखने हैं, तो याद रखें कि आप हमेशा हर सवाल को लिखकर उसका जवाब लिखें। और बाज़ तलबा ऐसा करते हैं कि जुज़ का नंबर किसी और सवाल का है और जवाब किसी और सवाल का लिख देते हैं। इसी तरह जब अशार की तशरीह करते हैं तो जुज़ का नंबर कोई और दिया हुआ है और शेर की तशरीह किसी और शेर की कर देते हैं। तो इस तरह जो पेपर मार्क करने वाला होता है उसको अच्छा नहीं लगता और उस पर अच्छा तासुर नहीं जाता। उसको फिर वहां पर वो शेर ढूंढना पड़ता है या वो सवाल का नंबर देखना पड़ता है और सफ़ात उसको उलट पलट कर देखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उस अच्छा तासुर नहीं जाता और आपके नंबर वहां पर कम आ सकते हैं। तो इसलिए याद रखें कि जब भी आपने अशार की तशरीह करनी है और ये सवालात के जवाबात लिखने हैं तो हमेशा शेर लिखकर उसकी तशरीह लिखें। और इसी तरह हर सवाल जो है, ये जो सवालात का जवाबात लिखने हैं, मुख्तसर सवालात, ये भी आप सवाल लिखकर जवाब लिखें। तो इस तरह अच्छा तासुर जाएगा और आपके नंबर अच्छे आएंगे। और ये जो सवाल नंबर 7 है, तफहीम इबारत वाला, ये भी आप हमेशा याद रखें। इसके साथ भी वही सूरत हाल है जो अशार की तशरीह या सवालात के जवाबात लिखने के हवाले से है। तो तफहीम इबारत वाला सवाल जो है, यहां पर भी आप हमेशा सवाल लिखकर उसका जवाब लिखें और टू दी पॉइंट जवाब लिखें। और किसी भी सवाल के जवाब को आप किसी जवाब में रिपीट ना करें। बाज़ तलबा ये करते हैं कि 2 सवालात में जवाबात के तौर पर एक ही जवाब को रिपीट कर देते हैं। तो इस तरह से जो आपके नंबर हैं वो कट जाएंगे, नंबर आपको नहीं मिलेंगे। टू दी पॉइंट जवाब दें और किसी
सवाल में जवाब को रिपीट ना करें। इसके अलावा एक इंतहाई अहम बात जहाँ पर अक्सर तलबा गलती करते हैं और वो ये है कि अशार की तशरीह करते हुए बहुत सारे तलबा जो हैं वो नात और हम्द के शेर की तशरीह को आपस में गड़बड़ कर देते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि ये नात का शेर है या हम्द का शेर है। हम्द वाले शेर की तशरीह वो नात के तौर पर कर देते हैं और नात वाले शेर की तशरीह को वो हम्द के हवाले से कर देते हैं। याद रखें, जब आप एक नात के शेर की तशरीह कर रहे हैं और वहाँ पर आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखने के बजाय वहाँ पर आप अल्लाह ताला का लफ्ज़ इस्तेमाल बार बार कर लेते हैं तो आपको वहाँ पर कोई नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये नात का शेर है या हम्द का शेर है। तो इसलिए इस हवाले से ख़ास एहतियात करें और याद रखें कि आपको पता होना चाहिए कि ये नात का शेर है या हम्द का शेर है। अगर आप अच्छी टू दी पॉइंट तशरीह करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए।